ये किस्सा करीब 14 साल पुराना है। नेपाल के इतिहास की शायद सबसे खूनी कहानी भी कहलाती है। अगर नेपाल के राजशाही खानदान के तिल के किस्से को अगर अलग कर दिया जाए तो ये ऐसी कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला था। नेपाल के स्कूल और कॉलेजों के छात्र और छात्राओं ने इस किस्से को लेकर पूरे देश में तरह तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया था। हालात ऐसे बन गए थे कि जिन आरोपियों का नाम इस कत्ल के किस्से से जुड़ा हुआ था, उनकी जान तक को खतरा महसूस हो गया था और पुलिस के लिए उनकी हिफाजत करना मुश्किल होता जा रहा था। असल में लोग आरोपियों को लेकर इस कदर गुस्से में थे कि वो हाथों हाथ इंसाफ पाना चाहते थे। यानी लोग इसी बात की ही फिराक में थे कि किसी तरफ आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ जाएं और भीड़ अपना इंसाफ खुद हासिल कर ले। ऐसे में नेपाल की सरकार और पुलिस बंदोबस्त को इस खूनी किस्से का पूरा सच जल्द से जल्द सामने लाने को मजबूर कर दिया था। क्राइम की ये कहानी साल 2009 की है। हालांकि इस कहानी की शुरुआत तो उससे भी पहले ही हो जाती है। काठमांडू में एक टीचर था, नाम था बीरेन प्रधान, जो अपने नाम के आगे श्रेष्ठ भी लगाता था। यानी उसकी दो पहचान थी, बीरेन प्रधान या बीरेन श्रेष्ठ। बीरेन प्रधान मूल रूप से भारत का रहने वाला था। भारत के दार्जिलिंग के इलाके से वो करीब 20 साल पहले नेपाल चला गया था और वहां एक कॉलेज में साइंस का टीचर बन गया था। खाते पीते घर से ताल्लुक रखने वाले बीरेन प्रधान ने जल्दी ही नेपाल में अपना एक घर भी बना लिया था और अपने घर के कई हिस्सों को किराए पर उठा दिया था। उसके घर के किराएदारों में से एक परिवार था श्रेष्ठा परिवार। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। नाम था ख्याति श्रीवास्तव। ख्याति पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। 10वीं पास करने के बाद ख्याति कॉलेज में पहुंची। इसी बीच बीरेन प्रधान ने अपना वो घर बेच दिया जिसमें ख्याति और उसके माता पिता के साथ साथ दूसरे किराएदार भी रह रहे थे। बीरेन के मकान बेचने की वजह से किराएदारों को घर छोड़ना पड़ा। ख्याति श्रीवास्तव का परिवार बीरथनगर में जाकर किराए पर रहने लगा, जबकि बीरेन प्रधान किसी दूसरे इलाके में रहने लगा। अपनी सयानी होती बेटी की आगे की पढ़ाई की खातिर ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता बीरथनगर से काठमांडू चले गए और वहां एक किराए के मकान में रहने लगे और ख्याति का दाखिला जुबिलिएंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा दिया जाता है। ख्याति अब 12वीं में पढ़ रही थी। इसी बीच 5 जून 2009 को ख्याति के पास उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें महिलाओं की पत्रिका की तरफ से उसे लकी ड्रॉ में इनाम मिलने की सूचना दी गई थी। मैसेज में दर्ज इबारत के मुताबिक इनाम के तौर पर उसे 20,000 नेपाली रुपए के अलावा नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा जाने का टिकट देने की बात थी। हालांकि ख्याति के लिए ये बात बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन महिलाओं की पत्रिका की तरफ से इनाम दिए जाने की बात को वो लेकर थोड़ा निश्चिंत रहती है। उसके पास एक अनजान लड़की की तरफ से कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि वो अपने इनाम की रकम और पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर 1 बजे के आसपास बताए गए पते पर पहुंच जाएं। ख्याति अपने माता पिता को इसकी इत्तेला देती है। बेटी को 20,000 रुपए मिलने और पोखरा का रिटर्न टिकट मिलने की बात से माता पिता भी खुश हो जाते हैं। ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ काठमांडू के पुताली सड़क के पते पर दिए गए वक्त पर पहुंच जाते हैं। नौकर राम उस पते पर ख्याति को पहुंचाकर घर वापस लौट आता है। उस पते पर ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है जो खुद को मैगजीन का प्रतिनिधि बताती है और इनाम के लिए औपचारिकता पूरी करने का हवाला देकर ख्याति को लेकर पास के एक अपार्टमेंट में ले जाती है। अपार्टमेंट में पहुंचकर ख्याति वहां एक शख्स को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था, जो कुछ वक्त पहले तक ख्याति का मकान मालिक हुआ करता था और ख्याति उसे अंकल बुलाती थी। बीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है।
थोड़ी बातचीत के बाद बीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। चूंकि ख्याति पहले से ही बीरेन को पहचानती थी, लिहाजा उसकी ऑफर की गई कोल्ड ड्रिंक को बेहिचक पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही ख्याति बेहोश हो जाती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। ख्याति के बेहोश होने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता। उधर वक्त गुजरता जाता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति घर नहीं लौटती। तो उसके घरवाले परेशान होने लगते हैं। अपनी बेटी की तलाश में माता पिता दोनों ही भटकने लगते हैं। तभी शाम के वक्त ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था कि उन लोगों ने ख्याति को किडनैप कर लिया है। उसकी सलामती के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपयों की मांग की जाती है। लेकिन ख्याति के पिता मैसेज का अगला हिस्सा पढ़कर बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं। उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर इस बारे में किसी को खबर दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। अपनी इकलौती बेटी के इस तरह अगवा किए जाने की इत्तेला मिलने के बाद घबराए हुए ख्याति के पिता अपनी पत्नी से बात करते हैं। पति पत्नी इस उहापोह में थे कि अगर उन्होंने कहीं इस बारे में पुलिस को बताया तो किडनैपर्स उनकी बेटी को मार न डाले, क्योंकि किडनैपिंग और मर्डर के ऐसे अनगिनत किस्से उन्होंने देख और सुन रखे थे। किडनैपिंग के ऐसे मामलों में अक्सर यही देखने को मिलता है कि जैसे ही किडनैपर्स को खतरा महसूस होता है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है जिसे अगवा किया गया होता है। लिहाजा पति पत्नी तय करते हैं कि वो पुलिस को इस किडनैपिंग की इत्तेला नहीं देंगे, बल्कि 10 लाख रुपए का इंतजाम करने में जुट जाते हैं। क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसों का इंतजाम होने के बाद वो लोग उन्हें आगे का रास्ता बताएंगे। इस मामले की तफ्तीश नेपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है, तो वो बीरेन प्रधान से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ के बाद बीरेन प्रधान टूट जाता है और फिर वो कहानी सामने आती है जिसने पूरे नेपाल को ही दहलाकर रख दिया। असल में बीरेन प्रधान पैसे वाले परिवार से था। काठमांडू में साइंस का टीचर भी था और वहीं एक मकान बनवाकर उसमें किराएदार भी रखे थे। लिहाजा उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इसी बीच बीरेन प्रधान को जुए की लत लग गई। वो काठमांडू के कसीनो में खूब जुआ खेलता और हार जाता। वो इतनी रकम हार गया कि उस पर अच्छा खासा कर्जा हो गया। उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ही बीरेन ने काठमांडू का अपना घर भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगा। मगर उसका कर्ज फिर भी नहीं उतरा। तब उसने एक जुर्म करने का इरादा किया जिससे वो इतनी रकम उगा सके जिससे उसका कर्ज भी उतर जाए और उसे जुए के लिए रकम भी मिल जाए। 5 जून 2009 से कुछ रोज पहले ही बीरेन को ये पता चलता है कि ख्याति के माता पिता उसे लेकर काठमांडू आ गए हैं और वहां किराए के मकान में रह रहे हैं। लिहाजा बीरेन उनसे मिलने के लिए ख्याति के घर पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद बीरेन को पता चलता है कि ख्याति के माता पिता ने अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने पाल रखे हैं। चूंकि वो पढ़ने लिखने में तेज थी, लिहाजा माता पिता ने अपनी बच्ची को आगे विदेश में भेजकर पढ़ाने लिखाने का इरादा कर लिया था और इसके लिए उन लोगों ने अपनी कुछ जायदाद भी बेच दी थी। बीरेन प्रधान को जब ये पता चल जाता है कि ख्याति के माता पिता के पास अच्छी खासी रकम मौजूद है तो उसके दिमाग में एक साजिश की बुनियाद पड़ती है और तब उसने फिरौती के लिए ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। बीरेन की इस साजिश में एक और स्टूडेंट भी शामिल थी। उसका नाम था मैरिना शाक्या। इत्तेफाक से वो लड़की भी 18 से 19 साल की ही थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां बीरेन पढ़ाता था। पैसों का लालच देकर बीरेन ने उस लड़की को अपनी साजिश में शामिल कर लिया और तब फोन करने के लिए बीरेन ने उस लड़की का इस्तेमाल किया।
मैरीना ने ही 5 जून 2009 को ख्याति को फोन करके उसे इनाम जीतने की खबर दी थी और उसे फोन करके अपने पास बुलाया था और ख्याति के वहां पहुंचने के बाद उसे लेकर वीरेन के पास तक गई थी। बस मैरीना का किस्सा यहीं तक था। मैरीना के वहां से जाने के बाद वीरेन ने बेहोश ख्याति की गला घोंटकर हत्या की और फिर वीरेन ने ख्याति के शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को काठमांडू के करीब 17 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग हिस्सों में जंगलों और नदियों में ले जाकर फेंका। वीरेन का इरादा यही था कि लाश के टुकड़ों को बीनते बीनते पुलिस परेशान हो जाएगी और अगर वो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ेगी भी तो भी लाश की पहचान नहीं हो सकेगी और पुलिस उलझकर रह जाएगी। इस मामले का सबसे हैरतअंगेज पहलू यही है कि ख्याति के बेहोश होने के महज 1 घंटे के भीतर ही वीरेन ने उसका कत्ल कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटों के बाद उसने ख्याति की लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज किया था, यानी ख्याति को मारने के बाद उसकी सही सलामत वापसी के लिए 10 लाख रुपए उसने मांगे थे। इस कत्ल के खुलासे के बाद नेपाल के छात्र और छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा था। वो वीरेन प्रधान और मैरीना शाक्या को हाथों हाथ मारकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। कई बार दोनों को कोर्ट के रास्ते में लोगों ने हमले तक किए, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ा। क्या अजीब इत्तेफाक है कि वीरेन प्रधान और मैरीन शाक्या को भी पुलिस ने उसी जेल में बंद किया जिसमें बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज बंद है। उधर अदालत ने भी इस मामले में बहुत तेजी दिखाई और 1 साल के भीतर ही फैसला भी सुना दिया। ख्याति को अगवा करने और उसका कत्ल करने के इल्जाम में अदालत ने वीरेन प्रधान को 39 साल की सजा सुनाई, जबकि इस कत्ल के मामले में अदालत ने मैरीना शाक्या को 20 साल की सजा सुनाई। हालांकि मैरीना शाक्या ने अदालत के सामने कहा कि उसे वीरेन ने धमकी दे रखी थी, साथ ही उसे कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को नहीं माना। नेपाल के इतिहास में ये शायद इकलौता ऐसा मर्डर केस है जिसने लोगों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था।